जितने भी सांद्रता के पद थे, ठीक है, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देख रहे हैं द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। अभी द्रव्य विलयन उस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉलिड सॉल्यूशन को पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गैस सॉल्यूशन, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो जब विलायक क्या हो, द्रव्य हो, तो विलायक क्या होगा, द्रव्य होगा, लिक्विड होगा। तो विलय क्या हो सकता है, विलय ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो सबसे पहले ठोस के साथ देखते हैं। अब ठोस जैसे कि NaCl को जब हम पानी में डालेंगे, H2O जल में डालेंगे, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड विलयता क्या होती है, सबसे पहले देखो घुलना। देखो घुलना क्या होता है, मान लो ये पानी है, इतना पानी है। अब इस पानी में हम क्या कितनी भी चीनी मिला सकते हैं, कितना भी नमक मिला सकते हैं, एक निश्चित मात्रा तक मिला सकते हैं ना। तो अब ये निश्चित मात्रा है, इसको हम कैसे नाप सकते हैं। इसको पहला तरीका है कि हम 100 ग्राम द्रव्य में या 100 ग्राम विलायक में, विलयन में हम कितने ग्राम विलय मिला सकते हैं, उससे नाप सकते हैं, ठीक है। एक है कि हम 1 लीटर विलयन में कितने मोल अधिकतम डाल सकते हैं, अधिकतम विलय डाल सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित ताप पर दो उसके हो गए ना, क्या कह सकते हैं, दो एक तरह से रूल, दो तरह, इस तरह से के मेथड, दो मेथड। पहला, निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की ग्राम में, निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, बस 100 ग्राम विलायक में घुल सके। अब मात्रा ग्राम प्रति 100 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा, निश्चित ताप पर विलय के मोलों की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलयन में घुल सके, तो इसका मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब देखो भाई, हम देख रहे हैं ठोस और द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलयता हम समझ गए, अब ये विलयता समझ गए हो, तो अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कैसे जुड़ सकते हैं। अब उनको प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, इफ़ेक्ट होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इनकी प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनकी नेचर कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। समान को घुलता है, याद रखना। इसे हम क्या कहते हैं, लाइक डिज़ोल्व, लाइक सॉल्यूबल, लाइक डिज़ोल्व, है ना, लाइक डिज़ोल्व लाइक कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक कॉन्सेप्ट, ठीक है। समान को बोलता है। जैसे ध्रुवीय NaCl है और इसमें क्या जुड़ेगा, ध्रुवीय H2O जुड़ेगा, तो ध्रुवीय आपस में, और अध्रुवीय, जैसे बेंजीन और एक है नेफिथिलीन, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसके बाद एक और आता है तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव से पहले हम एक प्रिंसिपल, एक रूल देखते हैं हम, जो है ली चैटलियर का। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि साम्यावस्था, बैलेंस स्टेट पर अभिक्रिया आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का विरोध करती है तथा अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में जाएगी जहां आपके द्वारा किए गए परिवर्तन को उलट सके, ठीक है ना। तो जो भी आप सामान्य बैलेंस स्टेट पर अभिक्रिया में छेड़छाड़, तापमान को बढ़ाओगे, कम करोगे, जो भी छेड़छाड़ करोगे, अभिक्रिया उसका विरोध करती है। अब यही चीज़ हमारे तापमान के प्रभाव में आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आएगा। कैसे, यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। देखो भाई, ये जो रिएक्शन है, ठोस को जब हम द्रव में लाते हैं तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, जिसमें ऊष्मा निकले, और एंडोथर्मिक, जिसमें हम ऊष्मा देकर अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अगर मान लो एक्सोथर्मिक है, जिसमें ऊष्मा निकल लिया, अगर हम उसमें ताप को बढ़ाते हैं तो क्या करना चाहिए, अभिक्रिया ताप को कम करना चाहिए। तो कम करने के लिए वो क्या आएगी, बैकवर्ड आएगी, ठीक है। और अगर हम एक्सोथर्मिक में ताप को कम करते हैं तो अभिक्रिया ताप को बढ़ाना चाहेगी, तो फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एंडोथर्मिक में, जहाँ हम ऊष्मा खुद से दे रहे हैं, तो उस वक्त तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो तापमान को बढ़ाने में क्या होगा कि एंडोथर्मिक है, हाँ, तो जब बढ़ाएंगे तो वो चाहेगी कि तापमान को कम करे, तो वो आगे की तरफ जाएगी तापमान बढ़ाने पर। और जब हम तापमान को कम करेंगे तो वो कोशिश करेगी अपने तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को हम बढ़ाने की, तो वो बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो भाई, ठोस है
और द्रव है, तो ठोस और द्रव पे अगर हम कोई प्रेशर डालते हैं तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर डालने पे। हाँ, मिलाने से इम्पैक्ट होता है कि मिल जाती है वो आपस में क्या कहते हैं उसे, अभी हमने देखा था, सॉल्युबिलिटी इनमें आ जाती है ना, क्योंकि उसमें उसके अंदर क्या बन जाता है, एक तो ऊष्मा जनरेट हो जाती है। पर जब हम उसमें दाब देते हैं तो क्या होता है कि दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस व द्रव्य दोनों ही क्या होते हैं, अस्पीड्य, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, असंपीड्य मतलब क्या होता है, तो क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब कि उसको कंप्रेस नहीं करा जा सकता। असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होती है ना, तो इस वजह से उसका कोई प्रभाव नहीं होता है प्रेशर का, है ना। अब आते हैं हम गैस इन लिक्विड पर। ठीक है, अभी हम देखा सॉलिड इन लिक्विड में, लिक्विड NaCl और जैसे अभी H2O, और अब हम देख रहे हैं गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो गैस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पहले देखें, क्योंकि हम विलेयता हम पहचान गए हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, 2 उसके मेथड होते हैं नापने के, वो तो ईजी है। ठीक है, तो क्या कारक है, सबसे पहला है गैस की प्रकृति। अब जो गैस है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, देखो भाई, नेचर ऑफ गैस है, जो गैस है उसका विलायक से क्रिया कर यौगिक बनाती है या आयनीकृत होती है तो वह अधिक घुलनशील होगी। तो यौगिक में आयनीकृत हो रही है, जैसे कि हमने अमोनिया और H2 को जो है NH4OH बनाया और आयनीकृत भी हो रही है NH4+ और OH- में, तो ये क्या है, एक तरह यौगिक बना रही है। तो जैसे CO2 और H2O मिलाया तो ये बना रही है CH3OH, CO2 और H2O को मिलाया तो बना रही है H2CO3, और ये आयनीकृत हो रही है HCO3 और H+ में। ठीक है, HCO3- और H+ में हो रही है, तो ये भी आयनीकृत हो जा रही है। पर जो गैस विलायक से क्रिया कर यौगिक नहीं बनाती वह कम क्रियाशील होती है, मतलब यौगिक नहीं बना रही और क्रियाशीलता पर कम क्रियाशील है, जैसे N2H2O2, ये सब क्या है, H2O में कम क्रियाशील है ना। उसके बाद एक फैक्ट और याद रखना है कि जिसका अवशोषण गुणांक अधिक होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा विलेयता होगी, है ना, अधिक घुलनशील हो गया, अधिक घुलनशील हो गया। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट क्या कहते हैं इसे, अवशोषण गुणांक ज़्यादा होगा। अब दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट था कि भाई जैसा विलायक वैसी विलय होना चाहिए। तो कुछ गैसें हैं जैसे अमोनिया और HCl, वह क्या हो जाती है, अधिक घुलनशील होती है वह, एवं कार्बनिक यौगिक जो कम घुलनशील होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व आयनीकृत है ना, इस वजह से तो लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। देखो ताप का प्रभाव कैसे पड़ेगा कि जो भी हमारी क्या कहते हैं गैस और द्रव वाली जो होती है रिएक्शन, उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो यदि मान लो भाई अगर हम ताप को बढ़ाएंगे या ताप को कम करेंगे तो क्या होगा, वो क्रिया जो रिएक्शन है उसका उल्टा करेगी। ताप को बढ़ाएंगे तो वो चाहेगी ताप को कम करना, तो वो क्या करेगी, ताप को कम करने के लिए बैकवर्ड आएगी, है ना। ताप को बढ़ाने पर तो वो क्या करेगी, ताप को कम करने के लिए बैकवर्ड आएगी, है ना। हाँ, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ताप को हम कम रखेंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, ताप को बढ़ाएगी तो वो फॉरवर्ड जाएगी और जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि कम तापमान पर गैस द्रव में ज़्यादा घुलती हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या पानी है, अगर हम उसको कम तापमान फ्रिज में रखते हैं, है ना, तो क्या होता है उसमें पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें जो गैसेज हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, ज़्यादा घुल गई हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी इनके अंदर सॉल्यूट हो गई है, सॉल्यूट हो गया ना, इस तरीके से। अब चौथा है, लास्ट है, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का प्रभाव कैसे होता है, देखो भाई, जब द्रव की सतह पर जितना ज़्यादा गैस का दाब होगा, जितना ज़्यादा हम गैस पर दाब लगाएं, जैसे पिस्टन से दाब लगा रहे हैं भाई, द्रव की सतह पर गैस को घुसा रहे हैं, तो क्या होगा भाई, गैस उतना ही ज़्यादा द्रव में घुलेगी, तथा गैस का जो अवयव है
द्रव में गैस का जो अवयव है ना, जैसे सब अवयव होते हैं, द्रव का अवयव, गैस का अवयव, तो गैस का अवयव द्रव में ज़्यादा अधिक होगा। और इसी को अवयव, जैसे अवयव की बात हुई तो यहाँ पर अवयव को हम मोल अंश लेकर करते हैं। ठीक है, क्या है ये? मोल अंश, गैस का मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? मतलब किसी एक का अंश दिखाना, किसी एक यूनिट, किसी एक का अंश बताना कि वो कितना घुला हुआ है, वो कितनी मात्रा में। तो यहाँ पर द्रव में गैस का अवयव ज़्यादा हो गया तो मोल अंश क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो मोल अंश जो है वो उस दाब के जो गैस पे लग रहा है उसके क्या हो गया है? समानुपाती हो गया, उस गैस के पैरेलल कह सकते हैं ना, समानुपाती हो गया। इसी को हेनरी का नियम कहते हैं। और जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक के कांस्टेंट, के हेनरी कांस्टेंट आता है, के हेनरीज कांस्टेंट आता है। तो इतनी चीज़ें पढ़ी है।